Hello students, myself Shivangi Tripathi, Head and Assistant Professor, Department of Chemistry, JNL College, Khagol. Today I am going to deliver a lecture on alcohols which is useful for the BSc Part 1 Honours students. In the previous lectures, we have discussed the general introduction of alcohols, their classification, nomenclature, physical properties, and their preparatory methods. Today, our lecture is basically based on the reactions of alcohol. हम अपने पुराने लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो ब्रोंस्टेड एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये जो रिएक्शंस देता है वो OH बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व करके भी हो सकती हैं और RO बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व करके भी हो सकती हैं। अगर ये OH बॉन्ड को ब्रेक करता है तो RO माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देता है। और अगर इसमें हमारा RO बॉन्ड टूटता है तो हमें ये R प्लस आयन एज एन इंटरमीडिएट देता है, दैट मीन्स it will behave as an electrophile and gives the electrophilic reactions. तो आइए आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस जिनमें कि OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पढ़नी है वो है एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन हमारी एसिड की प्रेजेंस में होती है और इस रिएक्शन का अगर हम जनरल प्रोडक्ट देखें तो हो क्या रहा है, हमारा अल्कोहल का जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारे एसिटिल ग्रुप से, दैट मीन्स COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जा रहा है। इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं और ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के प्रोटेक्शन में यूज की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की और इनका मैकेनिज्म और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसकी मैकेनिज्म को अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के, जिसमें हमने आपको शो किया है कि एस्टरिफिकेशन के लिए एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, इन तीनों में से किसी की भी कपलिंग अगर हम अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ये रिएक्शंस हमारी रिवर्सिबल हैं और एसिड की प्रेजेंस में होती हैं। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो तीनों ही केस में हमारा मॉलिक्यूल को छोड़ के साइड प्रोडक्ट के साथ में जाके जुड़ रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि हमारे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड में से OH ग्रुप निकलता है और अल्कोहल में से H ग्रुप निकलता है। अगर यही आपका डिफरेंट हो गया तो आपकी ये पूरी रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी, आपकी पूरी मैकेनिज्म गलत हो जाएगी और ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो इसकी मैकेनिज्म को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों एसिड का OH ग्रुप हमारा निकलता है और अल्कोहल का H ग्रुप निकलता है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को सबसे पहले समझने के लिए हमें उसकी मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिज्म इज द सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको उसकी मैकेनिज्म समझ में आ रही है, रिएक्शंस की मैकेनिज्म समझ में आ रही है, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है। और अगर वही नहीं समझ में आ रही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मैकेनिज्म भी बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एरो पे ध्यान देना है कि कब हमें कौन सा एरो किधर घुमाना है। पहला एरो हमने अगर सही डायरेक्शन में घुमा दिया तो हमारी रिएक्शन हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट तक ले जाएगी, और अगर हमारा वही पहला एरो गलत घूम गया तो हमारी रिएक्शन का हम प्रोडक्ट ढूंढते रह जाएंगे कि कब किस पे अटैक हो, कैसे हम अटैक कराएं कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बने। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं हमारे रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। एक हमारे पास एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमारे पास अल्कोहल है। तो हमने बोला कि ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। कोई इनऑर्गेनिक एसिड H+ या H2SO4 हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एसिड प्रेजेंट है तो पहला काम यही होगा, ये अगर कैटेलाइज्ड कर रहा है तो रिएक्शन को फीजिबल करने में इसका कुछ ना कुछ काम होगा।
अब हमारे पास बात आती है कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, दोनों के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो किसका लोन पेयर हमारा एसिड पे अटैक करेगा? हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लोन पेयर है, जो कि डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वो फ्री लोन पेयर है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्डेड OH के साथ जुड़ा हुआ है, इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में चले जाते हैं, डीलोकलाइजेशन में चले जाते हैं, इसलिए ये फ्री नहीं है मॉलिक्यूल में। इस वजह से जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ लोन पेयर है वो आसानी से H+ पे रिएक्ट कर देता है। अल्कोहल का इसी वजह से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। जो अल्कोहल है उससे जो R ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इसको इतना ड्राइव नहीं कर पाता कि ये H+ पे अटैक करे, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा OH ग्रुप है वो रेजोनेंस में जाके जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर को पूरी तरीके से फ्री रखता है उसको दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या होती है हमारा? लोन पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड lone pair of oxygen present in the carboxylic acid reacts with the acid present in the medium and generate the प्रोटिक स्पीशीज। ये स्पीशीज जैसे ही जनरेट होती है हमारे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी कैरी करना नहीं चाहता, तुरंत ही रेजोनेंस में जाता है और कार्बोकेटायन हमारा जनरेट करता है। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी अल्कोहल प्रेजेंट है और ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर है। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेटायन पे अटैक करके हमें ये स्पीशीज प्रोवाइड करेगा। जैसे ही हमारी ये स्पीशीज बनती है तो जो अल्कोहल था हमारा उसका लोन पेयर, उसके ऑक्सीजन का लोन पेयर ने रिएक्शन दी थी। दैट मीन्स उससे जो हाइड्रोजन था वो इंटैक्ट था, जिसकी वजह से अब हमारे अल्कोहलिक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अगेन हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को कहीं ना कहीं से हटाने की कोशिश करेगा। और इसको हटाने की कोशिश में सबसे पहला काम कौन करेगा? जो OH ग्रुप हमारा एसिड मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट था, क्योंकि वो OH ग्रुप इसकी विसिनिटी में है, तुरंत ऑक्सीजन का लोन पेयर उसके हाइड्रोजन पे रिएक्ट करके ऑक्सीजन को बॉन्डेड पेयर प्रोवाइड करके ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जैसे ही इसने इस पे अटैक किया तो हमारा जो एसिड का ऑक्सीजन था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पुअर लिविंग ग्रुप दैट मीन्स OH को बेटर लिविंग ग्रुप दैट मीन्स वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट होगा बहुत आसानी से ये मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल सकता है। हमारे ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाते हुए इसको और ज़्यादा फीजिबल बनाता है वाटर का रिमूवल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिड का OH ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल गया है और हमारे पास एक प्रोटिक स्पीशीज दोबारा से बनी है। यहाँ पे हमारा जो H है वो कैटलिस्ट वाला ही H हमारे पास प्रेजेंट है, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, आगे बढ़ाना, उसको एक्टिवेट करना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रखना, जिससे कि रिएक्शन फिजिबल हो, फास्ट हो और बाद में वो उस मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाता है, वो रिएक्शन मीडियम में कंज्यूम नहीं होता। तो जो हमारी प्रोटिक स्पीशीज बनी थी उसमें से हमारा H+ आयन निकल के दोबारा से उस स्पीशीज को नॉन प्रोटिक में कन्वर्ट करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट एज एन एस्टर दे देता है। तो आपको इसकी मैकेनिज्म में बस याद रखना है होना क्या है। सबसे पहले जो एसिड है उसके लोन पेयर का गिवन इनऑर्गेनिक एसिड पे अटैक होगा, जिसके थ्रू हमारा कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और वो कार्बोकेटायन आपका मीडियम में उपस्थित अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से उस पर रिएक्शन देगा, जिसकी वजह से हमारा बाद में वाटर एज अ बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा और वो मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल जाएगा, जिसके थ्रू हमें एस्टर एज अ प्रोडक्ट
प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, हमारे एसिड में से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से हमारा OH ग्रुप निकला है और अल्कोहल में से H ग्रुप निकला है। तो देख के क्या लग रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो OH दे रहा है और अल्कोहल H दे रहा है। यही आपसे गलती होती है कि आप पहले ही सोच लेते हो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो H+ एसिड में से ही निकलेगा और R ग्रुप अल्कोहल का आके इसमें आके जुड़ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आपको पता चलता है कि एसिड ने अपना एसिडिक नेचर ही ज्यादा शो किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म आप ये समझ पाएंगे कि हमारा एसिड H+ ना निकाल के OH ग्रुप निकालता है और हमारा अल्कोहल उसमें से H को निकाल के एस्टर एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स की वो रिएक्शन जिनमें हमारा OH बॉन्ड का क्लीवेज था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटाइलेशन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल्स की ऐसी रिएक्शन जिसमें RO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दो तरीके का होता है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन एंड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन मींस ऐसा डिहाइड्रेशन जो विद इन अ मॉलिक्यूल हो, उसी मॉलिक्यूल से OH ग्रुप और H वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाए। और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन का मतलब है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में से एक में से OH निकले और एक में से H निकले, हमारा डिहाइड्रेट होके वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे। एक्चुअली में जो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है दैट मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में से जो वाटर का निकलना है वही हमारे अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और उसके थ्रू हमको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। वाइल इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में जो दो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं उनमें से एक अल्कोहल में से H+ निकलता है और दूसरे अल्कोहल में से OH- और हमें ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। जो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो हमारी प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होती है सच एज H2SO4, H3PO4, या कुछ कैटलिस्ट भी उस रिएक्शन में यूज किए जा सकते हैं जैसे जिंक क्लोराइड एंड एल्यूमिना। आपको ध्यान रखना है जो रिएक्शन दी जाएगी वो इन्हीं चार रिएजेंट्स के बेसिस पे दी जाएगी। अल्कोहल रहेगा और एरो के ऊपर या तो H+ लिख दिया जाएगा या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा रहेगा। आपको पहचानना रहेगा कि वो कौन सी रिएक्शन है। तो आपको सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को पहचानने के लिए ध्यान देना रहता है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होगी या तो कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। इसमें जो हमने अभी आपको बताया था जो हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से रिमूव होते हैं और इस तरीके की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्कोहल में इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन की जो रिएक्शन से है उसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सेडजिफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। अब बात आती है व्हाट इज द सेडजिफ रूल। सेडजिफ रूल हमारा है क्या। आपने मार्कोनिकोव रूल जैसे पढ़ा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडना अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ उसी के जैसा हमारा सेडजिफ रूल है। वहां पे मार्कोनिकोव में एडिशन होता है और हमारे सेडजिफ रूल में एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन हमारा इस तरीके से होता है कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बने उसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है सेडजिफ रूल की कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा या एल्काइन बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में और मेजर प्रोडक्ट उसमें कौन सा होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड हो। क्यों मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब बात आती है वो क्यों ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डिफरेंट प्लस आई ग्रुप्स के बीच में थ्रू द प्रोसेस नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो हमारा डबल बॉन्ड है उससे जुड़े हुए जो प्लस आई ग्रुप्स हैं वो उस डबल बॉन्ड के निगेटिव चार्ज को वहीं पे कन्फाइंड नहीं रहने देते, उस दो कार्बन के बीच में कन्फाइंड नहीं रहने देते, जबकि सारे जो प्लस आई ग्रुप्स उसमें अटैच्ड हैं उस डबल बॉन्ड से उसकी तरफ डीलोकलाइज कर देते हैं। और हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता ही चुके हैं कि अगर हमारा चार्ज लोकलाइज्ड है, जितना ज़्यादा चार्ज हमारा लोकलाइज्ड है उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और जितना ज़्यादा हमारा चार्ज डीलोकलाइज्ड है, जितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो सेट्ज़ेव प्रोडक्ट दैट मीन्स जो कि हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें ये ध्यान देना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड कैरी कर रहा होगा, दैट मीन्स मोर स्टेबल एल्कीन एज अ प्रोडक्ट हमें इसमें मिलेगा। यू शुड लर्न द मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेट्ज़ेव रूल एंड हॉफमैन रूल। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो हम सेट्ज़ेव रूल एंड हॉफमैन रूल के आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी आप अभी इस चीज़ को जान लीजिए व्हाट इज सेट्ज़ेव रूल, जिसमें कि हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, ऐसे प्रोडक्ट को जो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बनाए वो हमारा सेट्ज़ेव प्रोडक्ट होता है। फिजिबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो हमारी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। हम आपको क्लासिफिकेशन के दौरान ये बता चुके हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड विच इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको याद ना हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट द अल्कोहल्स on the basis of their number of hydrogen as primary, secondary and tertiary alcohol। अब हमने अभी बोला कि डिहाइड्रेशन की फिजिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा अल्कोहल कैसा है। तो अल्कोहल पे इतना डिपेंड क्यों कर रहा है, ये हमें उसकी मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। तो मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म में हमने क्या दिखाया है कि जो हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो अगेन जैसा हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन में पढ़ा था, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारे एसिड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जिसके थ्रू हमारे पास ये स्पीशीज इंटरमीडिएट स्पीशीज मिलेगी और एसिड का हमें कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। इस स्टेप की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है कि जो OH ग्रुप है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से मॉलिक्यूल को छोड़कर नहीं निकलता है। तो हमें सबसे पहले अगर इस OH ग्रुप को मॉलिक्यूल में से निकालना है, डिहाइड्रेशन के लिए हमें OH और H को निकालना है, तो हमें पहले अगर OH ग्रुप को निकालना है तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। और उस बेटर लिविंग ग्रुप में बहुत आसानी से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एसिड से ट्रीट करके। तो OH ग्रुप हमारा वाटर ग्रुप में बहुत आसानी से चेंज हो गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की हेल्प से हमने एक पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, जैसे ही ये बेटर लिविंग ग्रुप हमारा बना, ये मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल गया और हमें ये कार्बोकेटायन उसने प्रोवाइड किया। कार्बोकेटायन हमने आपसे बोला था जो फीजिबिलिटी है डिहाइड्रेशन की वो अल्कोहल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो इसकी मैकेनिज्म में हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन। एंड वी वेल नोन दैट the stability of carbocation follows the order as 3 degree is more stable than 2 degree and 2 degree is more stable than 1 degree। तो 3 डिग्री अगेन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री होने पे उसके जो चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे CH3 ग्रुप्स के थ्रू हो जा रहा है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड जो 1 डिग्री है उसके पास कम CH3 ग्रुप हैं तो उसके पास कम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 डिग्री के अकॉर्डिंग कम हुआ रहेगा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया है सेकेंड स्टेप में, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है, कार्बोकेटायन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है अपने को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करने की, इफ देयर इज एनी कंडीशन प्रेजेंट। तो कार्बोकेटायन हमारा 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट या 1 to मेथिल शिफ्ट शो करता है, जिसके थ्रू अगर वो प्राइमरी से सेकेंडरी में या सेकेंडरी से टर्जरी में या प्राइमरी से टर्जरी में कन्वर्ट हो सकता हो, तो वो अपने में सबसे पहले रीअरेंजमेंट करता है और स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन ही था, और इसके पास जो दूसरा हाइड्रोजन है अगर ये रीअरेंज भी करता तो हमारे पास 1 डिग्री ही कार्बोकेटायन बनता, इसलिए इसने रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन का रिमूवल किया है एज एन H+। तो यहाँ पे CH2 पे प्लस चार्ज था, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के इस मॉलिक्यूल में से एज एन H+ निकल जाता है और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्कीन बन जाता है। फिर हमारी लास्ट स्टेप में क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को प्रमोट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन यूज किया था, जो H+ यूज किया था, वो किसका था, एसिड का था, और फाइनली उस एसिड के H+ को हमने उसको वापस कर दिया है कि वो अपना H+ लेके जाए और रिएक्शन को धीरे धीरे कैटेलाइज्ड करे, उसमें पार्टिसिपेट ना करे। तो जो हमने आपको मैकेनिज्म समझाई उसमें क्या एसिड का रोल आ रहा है, एसिड का मेन रोल ये आ रहा है कि वो एक पुअर लिविंग ग्रुप जो कि हमारा OH है उसको बेटर लिविंग ग्रुप दैट मीन्स वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है। और हमने अभी आपको रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन भी बताई थी कि टर्शरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होते हैं, अंडर माइल्डर कंडीशन डिहाइड्रेट हो जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को हमें हीट करना पड़ता है, इवन टर्शरी अल्कोहल विदाउट हीटिंग ही हमारे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन हमारी उतनी फास्ट होगी, उतनी आसानी से मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होगा। तो जैसे जैसे हमारी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन भी बढ़ती जाएगी। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसी डिहाइड्रेशन रिएक्शन के, जिसमें कि हम आपको ये शो कर सकें कि कार्बोकेटायन जो हमारा बनेगा वो रीअरेंज होके हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट को बनाएगा। अगर हम पहले केस में देखें तो हमारा H+ की कंडीशन में ये OH ग्रुप हमारा वाटर बन के निकलेगा, तो हमारे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन हमारा जो एल्कीन है वो सेड्ज़ेव प्रोडक्ट बना है, वो अपने आप को पहले रीअरेंज किया है कार्बोकेटायन ने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने के लिए, और उसके बाद हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को एज अ मेजर प्रोडक्ट उसने प्रोवाइड किया है। सेकेंड रिएक्शन में भी यही हुआ है, अगर यही हमारा OH ग्रुप निकलेगा तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, जिसकी मैकेनिज्म हमने नीचे अभी डिस्कस की है। तो आ जाते हैं हम इसकी मैकेनिज्म में, इसके थ्रू हमारा सेड्ज़ेव प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आइए अब इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। पहली कंडीशन हमारा क्या हुआ, जैसे ही H+ आया हमारा पुअर लिविंग ग्रुप OH वाटर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और तुरंत मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल गया। जैसे ही ये निकल गया हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, और ये कार्बोकेटायन 1 to मेथिल शिफ्ट के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे आप गौर से देखिए कि CH2 पे एक CH3 हमारा माइग्रेट करके जा रहा है। तो जब ये CH3 ग्रुप हमारा CH2 पे माइग्रेट कर जाएगा तो इस कार्बन पे जो हमारा जुड़ा है उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस CH2 पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन उसकी वजह से हमारे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जैसे ही इस कार्बन पे डेवलप हुआ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो अब लास्ट स्टेप क्या होनी थी, यहाँ हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लिया है, दिस इज अ टर्शरी कार्बोकेटायन। पहले ये क्या था हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन आपका
H+ को रिमूव करेगा, उस H+ को हम इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं और CH3 वाले कार्बन से भी निकाल सकते हैं। चाहे पॉजिटिव चार्ज के दो राइट साइड से आपका हाइड्रोजन निकले या पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड से आपका हाइड्रोजन निकले, दोनों ही तरफ से हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बट सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है कि हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि मोर स्टेबल हो, मोर सब्सटीट्यूटेड हो। तो जो हमारा H+ का रिमूवल होगा वो किस कार्बन से होगा? CH2 वाले कार्बन से होगा, जिसके थ्रू हमें मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगी। अगर हमारा CH3 में से हाइड्रोजन का रिमूवल होता तो हमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलती, इसलिए ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट होगा, जिसमें हमारा मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल एंड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की। अभी तक हमने इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन डिस्कस किया था। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन में क्या है? हमारे दो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर आपस में कपल कर जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? एक एल्कोहल मॉलिक्यूल में से H निकलेगा और दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल में से OH निकलेगा और हमारा ईथर एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इस तरीके की डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत कम होती है और हाई टेम्परेचर पे ही होती है और एक्सेस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस में ही होती है। तो जो हमारी डिहाइड्रेशन की बात की जाए अल्कोहल्स की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, जिसके थ्रू हमें सेट्ज़ेफ रूल के थ्रू मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। Intermolecular dehydration is not a very specific reaction of alcohols, but आपको पता होना चाहिए कि वो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों तरीके की डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। सेकेंड रिएक्शन हमारी जो इस कैटेगरी में आती है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें भी हमारा क्या होगा? ROH में से RO बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये जो OH ग्रुप है वो पूरा पूरा मॉलिक्यूल में से हट जाएगा और R+ से हमारा अगर HCl से रिएक्ट कराएंगे तो RCl, HBr से कराएंगे तो RBr और HI से कराएंगे तो RI एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। हमें ये हमेशा याद रखना है कि इस तरीके की जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल है वो तीन तरीके के रिएजेंट्स के थ्रू की जाती है। एक है हमारा विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, दूसरा है हमारा फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स एंड थर्ड है हमारा विद थायोनिल क्लोराइड। आपका ये जो तीनों मैकेनिज्म, तीनों हेलोजिनेशन की रिएक्शंस हैं, उनकी मैकेनिज्म समहॉट मिलती है और समहॉट नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स के थ्रू हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको याद रखना है कि विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स द रिएक्शन ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या है? जिसमें हमारा बैक साइड अटैक होता है, कार्बोकेटाइन हमारा पहले नहीं बनता। SN1 में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 रिएक्शन में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और इसमें हमारा बैक साइड अटैक होता है हमारे न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या दिखाया? अगर हमने कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, से फॉर एग्जांपल HX, तो वो H+ और X- में ब्रेक हो जाएगा। देन वो रिएक्ट करेगा हमारा अल्कोहल से। हमने एसिड लिया हुआ है, H+ था, HX में से H+ निकला, तो ये जो H+ है वो फिर से हमारे इस पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप अगर SN1 मैकेनिज्म होती तो पहले ही मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाता, लेकिन SN2 मैकेनिज्म है तो साइमल्टेनियस ये वर्क होगा, X- का साइमल्टेनियस अटैक होगा CH2 पर और उसके बाद हमारा वाटर मॉलिक्यूल इसको छोड़कर निकल जाएगा। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो OH को हटा के उस जगह पे हमारा X आ जाएगा। दैट मीन्स हम एल्किल हैलाइड का की सिंथेसिस कर लेंगे। अब बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमारी SN2 मैकेनिज्म क्यों फॉलो कर रहे हैं?
अगेन वजह वही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कम स्टेबल है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन के केस में इसेंशियली SN2 मैकेनिज्म ही होती है, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता नहीं है, तुरंत ही X- हमारा बैक साइड अटैक कर देता है और हमारा बेटर लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को साइमल्टेनियसली छोड़कर निकल जाता है। In the case of secondary alcohol, it will depends upon the it will depends upon the effectiveness of nucleophile। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो अलग तरीके से मैकेनिज्म देगा, और अगर कम इफेक्टिव है तो अलग तरीके से मैकेनिज्म देगा। दैट मीन्स जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो SN2 SN1 दोनों मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं हमारे, वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू वो तब जाएंगे जब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, और SN2 के थ्रू वो तब जाएंगे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग है, वो तुरंत अटैक कर दे, वेट ना करे हमारे कार्बोकेटायन के बनने का। तो इसेंशियली हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स में जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जबकि सेकेंडरी समटाइम्स SN1 भी फॉलो कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब हमारी जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें बैक साइड अटैक है, तो हमेशा हमें इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन मिलेगा। अगर हमारे अल्कोहल का कन्फिगरेशन R है तो अगर हमारे गिवन अल्कोहल में कायरलिटी हो, तो अगर इसका कन्फिगरेशन R है तो X के जुड़ जाने पे, दैट मीन्स एल्किल हैलाइड बन जाने पे, उसका कन्फिगरेशन इसेंशियली S हो जाएगा। तो SN2 रिएक्शन से हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जबकि SN1 रिएक्शन से आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिल सकता है। दैट मीन्स रेसिमाइजेशन आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स के साथ। हमने बताया अभी ही आपको कि टर्शरी अल्कोहल में हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा जो कि बहुत स्टेबल है, तो वो हमेशा SN1 रिएक्शन पाथवे को ही फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कार्बोकेटायन बनना कब फिजिबल है, जब वो स्टेबल बन रहा हो। अगर वो स्टेबल नहीं बन रहा होगा तो वो बैक साइड अटैक करवा लेगा और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहाँ पे हमने एक आपका टर्शरी अल्कोहल लिया हुआ है, सिंपल वैसे ही हुआ। HX ने हमारा H+ और X- दिया, और H+ ने हमारे इस पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि बनने वाला अल्कोहल हमारा क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन है, इस वजह से OH हमारा बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा ड्यू आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। वाटर के निकल जाने के बाद वो कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया तो जो हमारा कार्बोकेटायन है वो प्लेनर होता है। प्लेनर है तो उस पर फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है एंड बैक साइड अटैक भी हो सकता है। अगर उस पर बैक साइड अटैक हुआ, जिसको कि हमने ब्लैक कलर से दिखाया है, तो जो हमारा X ग्रुप है, अगर इस अल्कोहल का कन्फिगरेशन R होता तो वो बैक साइड अटैक कर रहा है, दैट मीन्स S में कन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन होता। और अगर हमारा जो X ग्रुप है वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, जिसको कि हमने ब्लू कलर से दिखाया है, तो हमारा रिटेंशन इन कन्फिगरेशन होता। दैट मीन्स अल्कोहल का कन्फिगरेशन अगर R होता तो हमारे एल्किल हैलाइड का कन्फिगरेशन भी R होता। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इट कैन आइदर गिव फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट इन्वर्टेड भी हो सकता है और हमारा रिटेंशन इन कन्फिगरेशन भी हो सकता है। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में दोनों कंडीशन हो जाने की वजह से जो वो प्रोडक्ट बनाता है उसे हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और इस होल प्रोसेस को हम रेसेमाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिसमें कि इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन भी हो रहा हो और रिटेंशन इन कन्फिगरेशन भी हो रहा हो। नाउ नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलोजिनेशन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2।
यहाँ पे आपको याद रखना है कि ना ही ये SN1 रिएक्शन लेता है और ना ही ये SN2 मैकेनिज्म लेता है। हमारी थर्ड टाइप की मैकेनिज्म होती है जिसे कि हम SNI मैकेनिज्म कहते हैं, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म। ये इंटरनली ये रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूल आपका बल्की होने की वजह से उसको छोड़ के नहीं जाता है, अंदर ही अंदर आपकी पूरी रिएक्शन उसमें हो जाती है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। क्या होता है, अगेन हमारे अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, हमने यहाँ एसिड नहीं दिया है। आपको याद होना, रिमेंबर रखना चाहिए ये हर समय कि ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और उसके पास कहीं पे भी सल्फर अवेलेबल है तो वो सबसे पहले सल्फर के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। अगर उसके पास फास्फोरस है तो वो फास्फोरस से बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। प्रीवियस केसेस में हमने सल्फर या फास्फोरस नहीं लिया था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है इस लोन पेयर को कैरी करने के लिए, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से सबसे पहले अटैक कर देता है इस सल्फर पे और सल्फर O- में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन को, जिसके थ्रू हमारी ये स्पीशीज बनती है। अब इसमें आप गौर से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन पे यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा H+ निकाल के। यहाँ पे क्या होगा, हमारा O- सबसे पहले SO डबल बॉन्ड, बहुत स्टेबल डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का जो डबल बॉन्ड है बहुत स्टेबल है। इसका ड्राइविंग फोर्स ही यही है इस रिएक्शन होने का कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो O- SO डबल बॉन्ड को तुरंत बनाता है, जिसकी वजह से इसके पास जो 2 क्लोरीन बाकी हैं उनमें से एक क्लोरीन को वो R ग्रुप पे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही वो R ग्रुप पे ट्रांसफर करता है, इस कार्बन की वैलेंसी अब 5 हो जाती है। कार्बन अपने पे 5 वैलेंसी नहीं रखता, वो तुरंत इस मॉलिक्यूल को छोड़ देता है और अगेन हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। इस मॉलिक्यूल में कहीं पे भी हमारा कार्बोकैटायन निकल नहीं रहा है और न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अलग होने के बाद रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंटरनली ही रिएक्ट कर दे रहा है। क्लोरीन एज अ Cl- नहीं निकला, तुरंत ही जैसे ही S डबल बॉन्ड O बना, उस क्लोरीन ने इंटरनली ही कार्बोकैटायन पे रिएक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस मैकेनिज्म को हम SNI मैकेनिज्म कहते हैं। और हमेशा हमेशा इसमें इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन ही मिलता है, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है उस वो बैक साइड से ही केवल अटैक ही कर सकता है, क्योंकि फ्रंट साइड किसने ब्लॉक करके रखा है, इस OH ग्रुप ने ब्लॉक करके रखी है फ्रंट साइड। जब इसने फ्रंट साइड ब्लॉक करके रखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ किस तरफ से अटैक कर सकता है, बैक साइड से। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो SN2 रिएक्शन की तरीके का ही होता है, दैट मीन्स इसमें हमेशा बैक साइड अटैक ही होता है एंड इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन ही होता है। आपको ये याद रखना है कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का, S डबल बॉन्ड O, SO2 का फॉर्मेशन होना इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, इंटरनली ही इस रिएक्शन को कर देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ये भी आपका सिमिलर वैसी ही रिएक्शन देते हैं जैसा कि आपने अभी थायनी फ्लोराइड में पढ़ा था। इसमें भी अल्कोहल ही हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की आपस में बॉन्ड बनाने की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फॉस्फोरस हमारा ट्राई हैलाइड्स के फॉर्म में भी होता है, पेंटा हैलाइड्स के फॉर्म में भी होता है। ट्राई हैलाइड के फॉर्म में भी ये हमारा एल्किल हैलाइड्स बनाएगा और पेंटा हैलाइड्स के फॉर्म में भी ये हमारा एल्किल हैलाइड बनाएगा। यहाँ पे हमने आपको पेंटा हैलाइड की मैकेनिज्म शो की है, जिसमें फिर क्या हो रहा है, oxygen of alcohol behave as a nucleophile. It will react on the phosphorus because of the higher affinity of oxygen and phosphorus with each other. जैसे ही ये इस phosphorus पे अटैक करता है तो हमारे फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है 5, और जैसे ही इस ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर दिया अब कितनी हो जाएगी 6। तो ये मॉलिक्यूल को छोड़ के क्लोरीन तुरंत ही एज अ Cl- निकल जाता है। ये जब ये Cl- के फॉर्म में निकला,
तो हमारे पास ये स्पीशीज बनी। अगेन ऑक्सीजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लोरीन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कैसे करेगा, क्लोरीन इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे अटैक करके एज अ H+ इसको निकाल लेगा। जब H+ की तरीके से ये इसको निकालेगा तो जो बॉन्डेड पेयर हैं वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे HCl एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन हमने आपको बताया था कि इस रिएक्शन का, फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन और थाइनिल क्लोराइड की रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच का डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ कि अब ये RO बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर तरफ ब्रेक होगा तो क्लोरीन एज अ Cl- बनने वाले R+ ग्रुप पे रिएक्ट करके हमें एल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट देगा। तो अगर हमें हेलोजिनेशन करना है अल्कोहल्स का, तो जो बेस्ट रिएजेंट्स हैं अल्कोहल के हेलोजिनेशन के लिए वो थाइनिल क्लोराइड एंड फास्फोरस हैलाइड्स हैं। इसके अलावा हम हेलोजिनेशन विद हाइड्रोजन हैलाइड से भी करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं है, जबकि थाइनिल क्लोराइड एंड फास्फोरस हैलाइड्स आर हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ लास्ट रिएक्शन है हमारी अल्कोहल्स की, वो है ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन निकल जाए, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए। ये सारी डेफिनेशंस किसकी है, आपकी ऑक्सीडेशन की है। तो ऑक्सीडेशन में किसी तरीके से या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, या किसी तरीके से उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या किसी तरीके से उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन निकल जाए। ये तीनों डेफिनेशंस हैं आपकी ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन द केस ऑफ अल्कोहल्स जहां पे हमारे अल्कोहल एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो अपॉन ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड्स, while secondary alcohols converted into the ketones, and tertiary alcohol does not at all undergo oxidation reaction. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे देते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं, ब्रेक होके ये एसिड बना देंगे या ब्रेक होके ये कीटोन बना देंगे, बट एज सच वही स्केलेटन रख के ये कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं देते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर इनको हम ओवर ऑक्सीडेशन कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमारे डिहाइड्रेट हो जाते, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और बेयर रिएजेंट लिया है। यहाँ हमने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 एंड हॉट एल्कलाइन KMnO4 का यूज किया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, हमारा अल्कोहल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल्स बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन अगर हमारे पास हॉट एल्कलाइन KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी जो स्ट्रॉन्ग नेचर है उसको हम कम कर देते हैं इसका टेम्परेचर लो करके। हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर हमने उसको कोल्ड कर दिया है, जैसे आपको ठंड में आप ठिठुरते हो, आपको ठंड लगती है, आप ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करते, एग्जैक्टली वैसे ही कंपाउंड्स भी हैं। जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री है, आप जैसा फील करते हो वैसा ही कंपाउंड्स फील करते हैं, वैसा ही एलिमेंट्स फील करते हैं। तो केमिस्ट्री को अपनी लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। आपको ठंड लगती है तो आपकी रिएक्टिविटी घट जाती है, आपकी एक्टिविटी घट जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही कंपाउंड्स के साथ भी है। यहाँ पे जब हमने हॉट एल्कलाइन KMnO4 लिया है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये एल्डिहाइड पे रुकता ही नहीं है, ये आपका एसिड तक
ऑक्सीडाइज कर देता है प्राइमरी अल्कोहल को। लेकिन अगर हमने उस अल्कोहल को कोल्ड कर दिया, सॉरी अल्कलाइन KMnO4 को अगर हमने कोल्ड कर दिया, दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी को घटा दिया है, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मेथनॉल है उसके ऑक्सीडेशन से आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और ये फॉर्मल्डिहाइड आपका कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 रहे तो भी वो आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इवन ये फॉर्मिक एसिड दोबारा से फर्दर ऑक्सीडाइज होके CO2 गैस के फॉर्म में भी बन जाता है। तो मेथनॉल आपका रिएक्टिविटी घटा देने पर भी अगर हमने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 भी यूज किया है तो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को। जबकि अगर मेथनॉल के अलावा कोई भी हमारा अल्कोहल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो अगर हमने उसको हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट किया है तब तो वो उस प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा, लेकिन अगर हमने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 कर दिया है तो वो एल्डिहाइड तक ही उनको ऑक्सीडाइज करेगा। अब हमने बात की है यहाँ पे बेंजिल अल्कोहल की। बेंजिल अल्कोहल को हमने यहाँ पे देखिए कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट किया है, स्टिल ये आपका एसिड तक ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट मीन्स बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर हम उसको KMnO4 से ट्रीट करते हैं, इवन वो कोल्ड ही क्यों ना हो, तो वो सारे के सारे एसिड्स अल्कोहल्स को वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो कार्बन होते वो 100 कार्बन की चेन होती, इस बेंजीन से 100 कार्बन की चेन जुड़ी होती और लास्ट में आपका OH ग्रुप होता, और पहले कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता। अगर उस पहले कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता तो आपका 100 कार्बन वाले लास्ट वाले OH ग्रुप को जाके आप ऑक्सीडाइज नहीं करते, ये पूरा मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो जाता और तब भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड ही होता। दैट मीन्स बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अगर एक कार्बन जिसपे कि अल्फा हाइड्रोजन है, अगर हम उसको KMnO4 से ट्रीट करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करते हैं, तो वो सिंगल प्रोडक्ट देता है जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, अभी तक हम प्राइमरी अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम हॉट अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो वो कीटोन्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन्स आपके फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं होते। यहाँ पे हमने आपको कुछ रिएजेंट्स बताए हैं जो कि आप याद रखें कि कुछ रिएजेंट हैं जो कि सिर्फ आपका एल्डिहाइड या कीटोन लेवल तक ही ऑक्सीडाइज करते हैं, और कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो अल्कोहल को एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में ही केवल कन्वर्ट करते हैं, उसमें कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 हो गए, PCC हो गया, pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate, Collins reagent which is the mixture of pyridinium which is a pyridinium chromium oxide tempo in the presence of bleach, and most important reaction is Swern oxidation। स्वर्ण रिएक्शन के थ्रू आप अल्कोहल्स को, या चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, आप उनको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स पर ही सीज कर सकते हैं, आप उसको एसिड तक कभी भी नहीं ले जा सकते। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल अप टू ओनली द कार्बोनिल कंपाउंड्स, नॉट अप टू द एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आपका आता है ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके अल्कोहल्स को एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसमें कि आपका बेयर रिएजेंट है, हॉट अल्कलाइन KMnO4 है, रुथीनियम के ऑक्साइड हैं, जोन्स रिएजेंट है, या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट इन DMF है। जब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट हमने एज अ न्यूट्रल रिएक्शन मिक्सचर लिया है तब वो आपका सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर रहा है अल्कोहल को अप टू
ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट जब उसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को हम DMF के सॉल्यूशन में ले रहे हैं, डाइमेथिल फॉर्मामाइड के सॉल्यूशन में ले रहे हैं, तो वो अल्कोहल्स को एसिड तक में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन से रिएजेंट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को और कौन कौन से नॉन सेलेक्टिवली अप टू एसिड ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको शुरू में ही, टर्शरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। अगर इनको बहुत प्रेशराइज करके हमने ऑक्सीडाइज कर भी दिया तो ये आपके टूट जाते हैं दो बराबर बराबर भागों में। ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हों, उनके पास जितने कार्बन एटम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अपने पेरेंट अल्कोहल से उनके पास कम कार्बन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेरेंट अल्कोहल के कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन थे, लेकिन हमारे पास इस मॉलिक्यूल में उतने कार्बन नहीं हैं, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एसिड हो। तो टर्शरी अल्कोहल हमारे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर हम उनको ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करते भी हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, ऐसे ऑक्सीडाइज होते हैं कि उनका जो बेसिक स्केलेटन है वो नहीं बचता, वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। अब हमने जो आपको प्रोडक्ट्स बताए कि प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनता है, वो फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। सेकेंडरी अल्कोहल से आपके कीटोन्स बनते हैं जो कि फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, और टर्शरी अल्कोहल आपके ऑक्सीडाइज्ड ही नहीं होते हैं। तो इस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, हम अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। से फॉर एग्जांपल आपको कोई अल्कोहल दिया गया जो कि आपको बताया नहीं गया कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी, तो आप सबसे पहले उसमें क्या कीजिए, उसको ऑक्सीडाइज कीजिए कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से या हॉट एल्कलाइन KMnO4 से, या डिफरेंट रिएजेंट्स जितने हमने आपको इसमें बताए हैं। अगर आपको प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिल रहा है, दैट मीन्स गिवन अल्कोहल इज द प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आपको कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है तो गिवन अल्कोहल इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं मिला, दैट मीन्स आपको टर्शरी अल्कोहल हमने दिया है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपसे डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में, जो कि हम आपको पहले ही कैटेगराइज कर चुके हैं कि किस तरीके से हम आपके लेक्चर्स लेंगे। तो टिल देन आप इस लेक्चर को पढ़िए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम YouTube चैनल पे भी अवेलेबल हैं। आप आसानी से केमिस्ट्री इन इजी वे एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो, इन वीडियोस को हमने उस YouTube लिंक में भी शेयर किया हुआ है, आप हमसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कीजिए। आई फील वेरी ऑनर्ड टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। आज का लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन पढ़िए, जो प्रॉब्लम आए पूछिए।